छोड़ दो। इंट्रो इस कैमरे पे देना ना, जैसे तुम्हारी मर्जी। इधर भी सेट हो गया। तूने ये जब मेरे क्लोजअप में किया तो इंट्रो में इधर दूंगा। तुम्हारा इधर होना चाहिए। हाँ, जब अगर रिएक्शन जाएंगे तो इधर। हाँ, और आपका उधर रहेगा भैया। आप इस कैमरे पे फोकस रखना, मैं इस कैमरे पे फोकस रखूंगा। और जब हम बीच में हमारा तो स्टैंड लगा लो, काफी देर तक खड़े रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक उसके है। पास स्टैंड भी है ना, वो अच्छा ठीक स्टिक है। भी है, वो कर ले। शुरू हो चुकी है ना कभी। दे दो से दो स्टिक पे चला देता है। ये है ना, बोले ना बस। इसमें किसका आ रहा है? दोनों का आ रहा है? दोनों का, ये हमारे दोनों के लिए है। ठीक है, ये हमारे फोकस के लिए है। बस बस थोड़े सा और क्लोज आ जाते हैं। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूँ और 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राना को एनआईए अब रिमांड में ले चुकी है और अब एक एक कर उसके गुनाहों का हिसाब होने जा रहा है। लेकिन चूंकि 26/11 की यादें एक बार फिर ताज़ा हो चली हैं, तो ऐसे में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने 26/11 के दौरान न सिर्फ होटल ताज में रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का वो हिस्सा बने, बल्कि खुद अपने सीने पर 7 गोलियां खाकर वहां फंसे भारतीयों, विदेशी मेहमानों को, यहां तक कि इनकी ओर से जो कहा गया एक खास व्यक्ति को भी वहां से रेस्क्यू करके निकालने में कामयाब रहे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चूंकि अब आप समझ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि अब रिमांड भी मिल चुका है तहव्वुर हुसैन राना के लिए, तो सबसे पहले बस मेरा यही सवाल आपसे रहेगा कि जो पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, उस टीम के चूंकि आप हिस्सा थे और नेवी सबसे पहले रेस्क्यू के लिए पहुंची, वो लम्हा क्या था पहले आप ये बता दीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। एक्चुअली हमें सूचना मिली थी कि इस तरह से चैम्बर हॉल में कुछ लोग फंसे हुए हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए हमारी जो टीम थी वो गठित हुई और फिर हम लोग चैम्बर हॉल तक फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करके सेकंड फ्लोर पे पहुंचे हम लोग। तो वहां पर जो एलवे होता है, जो रास्ता होता है, कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर में एक तरफ तो हमारे कांच का और लकड़ी का दरवाजा था और एक तरफ पूरा किचन की तरफ एक रास्ता जाता था जो आगे बंद था। तो मैंने जो कांच का और आधा लकड़ी का जो दरवाजा था उधर की तरफ हम गए, तो उधर से मुझे कुछ फॉरेनर्स थे, अफ्रीकन, वो मुझे दिखाई दिए। तो मैंने अपना आई कार्ड दिखाया और उनको बोला कि आप, हम लोग रेस्क्यू के लिए आए हैं और आप दरवाजा खोलिए तो आप यहाँ से नीचे जा सकते हो। तो वो चैम्बर हॉल था मैम। तो उसी में करीब 185 लोग वहीं पर फंसे हुए थे, इंक्लूडिंग होटल ताज। हाँ जी, चैम्बर हॉल है, ताज होटल है, ओल्ड हेरिटेज विंग उस साइड में है, ये न्यू टावर है। टावर जो आपने देखा होगा, एक ओल्ड हेरिटेज विंग है जिसमें आग लगी, सब कुछ हुआ। तो जो टेररिस्ट थे वो फिर शिफ्ट हो गए न्यू टावर में। ठीक है। उनको सूचना दी गई कि कुछ हाई डिग्निटरीज जो है वो चैम्बर हॉल में फंसी हुई हैं। तो चैम्बर हॉल को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचे थे और उसमें करीब करीब 185 लोग वहां पर फंसे हुए थे। 3 शादी के गेस्ट थे उसमें, बॉलीवुड के कुछ हस्तियां थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स थे और 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इंक्लूडिंग 2 यूपी के जो पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो यहाँ से थे। गौतम अडानी जो आज देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, वो वहां पे अपने मित्र, वो मित्र भी कौन थे? दुबई पोर्ट के सीईओ, जो आज दुबई के बहुत बड़े नामी ग्रामी बिजनेसमैन हैं, और तो वो भी उनके साथ में वहां पे फंसे हुए थे। तो हमारी टीम वहां पर पहुंची तो मैंने उनको बोला कि आप रास्ता, तो दरवाजा खोलो, तो दरवाजा वो खोल नहीं पाए, अंदर से लॉक था। तो हमारी टीम में जो कमांडर थे, आतंकी भी वहीं थे, आतंकी पिछले वाले, अब हम जाएंगे उधर की तरफ, तो हमने वो दरवाजा बंद रहने दिया कि चलो ये सेफ है, सिक्योर है। अब हम पीछे की तरफ हटे, पीछे हटे तो एक और दरवाजा था जो खुला हुआ था। तो मैंने उसमें एंट्री की तो मेरे जो टीम कमांडर थे उन्होंने बोला कि रुको, हम 4 ही लोग हैं। अच्छा, हाँ, और 4 को लाने, 4 लोग ही थे हम लोग, 4 लोग ही कर रहे थे सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि 4 और लेकर आता हूँ, क्योंकि जो हॉल है ये कितना बड़ा हमें नहीं पता, और कितने आतंकवादी भी नहीं कह सकते हम, तो ये था कि कितने लोग अंदर फंसे हुए नहीं पता।
तो उनको निकालने के लिए ज्यादा टीम चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए। तो वो नीचे गए, फिर 4 लोगों को और लेकर आए। तब तक मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा हुआ था गन लेकर अपनी। तो उन्होंने मेरे शोल्डर पर टैप किया कि एंट्री करो। तो मैंने इस रूम के अंदर एंट्री की। तो करीब 10 कदम अंदर गए। 10 कदम अंदर जाने के बाद तो मैं लेफ्ट साइड में मेरी दीवार थी, तो मैं दीवार को टच करते 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 आगे जा रहा हूँ। और मैं पीछे सिक्योरिटी मैनेजर थे ताज के, तो मैंने उनसे पूछा कि स्विच किधर है, क्योंकि लाइट बिल्कुल थी नहीं, लाइट स्विच ऑफ थी। तो उन्होंने कहा कि आगे होंगे। तो आगे अंधेरा था पूरा, और हम रोशनी से अंधेरे में जा रहे हैं। तो वैसे आंखों के सामने दिखता है, आपकी आंखें सैचुरेट नहीं हो पाती हैं, तो आप देख ही नहीं पाते हो कुछ भी ठीक से। तो फिर मैं 10-12 कदम अंदर रखे होंगे, तब तक मुझे 2 AK-47 के जो सेफ्टी कैच होता है उसकी आवाज मुझे सुनाई दी। तो मैं समझ गया कि 2 टेररिस्ट हैं यहाँ पर हैं, जबकि चारों टेररिस्ट उधर ही उसी रूम में छिपे हुए थे। और वो लोग हमसे जस्ट 30 से 35 सेकंड ही पहले वहां तक पहुंचे। अच्छा, वो हम नीचे क्लियर कर के ऊपर की तरफ आ रहे सीढ़ियों से, तब उन्होंने हमारी शायद आवाज सुन ली, तो वो छिप गए फिर इस रूम के अंदर। अगर हम थोड़ा सा भी डिले हो जाते तो आज जिस सिचुएशंस में देश आज है उस सिचुएशन में नहीं रहता। हॉस्टेज बन चुके होते सभी लोग, और हम एक नए उनकी क्या मांगे हो सकती मांग, बिल्कुल आपके देश में आपके ही लोग, आपके बड़े बिजनेसमैन, आपके ही एमपीज को बंधक बनाया जाता, तो मैं कहता हूँ विश्व में आपके लिए नाक कटने जैसी बात होती है। और कोई भी स्पेशल फोर्स, मैं कहूंगा कि वर्ल्ड की कोई भी स्पेशल फोर्स हॉस्टेज रेस्क्यू को इतना आसानी से टैकल नहीं कर सकती, चाहे वो दुनिया की कितनी बड़ी स्पेशल फोर्स है, क्योंकि हॉस्टेज बन चुके हैं। अब वो उनके हाथ में है, वो कितनों को मारना चाहते हैं, कितनों को छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और आप इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, शादी के गेस्ट, फॉरेनर्स हैं, उनको अडानी जैसे सके वहां पे अंदर है, आप कह रहे फिल्म में हस्तियां भी गई उसमें। बिल्कुल, तो आप सब टारगेट बन चुके थे वो। तो वो सिचुएशन 30 सेकंड से बची बस। वो ये ईश्वरी की कृपा है, मैं कहूँ कि बच गए सब। तो मैं वहां पे सीज हो गया और सैचुरेट करने लगा अपनी आंखों को कि कुछ दिखाई दे, कुछ दिखाई दे। जिधर से मुझे साउंड सुनाई दिया तो मैंने उधर की तरफ अपना ट्रिगर रख दिया, ट्रिगर के ऊपर उंगली रख दी और मैंने वेट करना शुरू कर दिया कि कुछ, तब तक उन्होंने हाँ कोई मूवमेंट हो, कुछ दिखाई दे। तब तक मुझे एक फ्लैश दिखाई दिया, तो मैं समझ गया कि गोली चल चुकी है। तो मैंने भी अपना ट्रिगर दबा दिया। तो 3-4 गोलियां मेरे से फायर हुई होंगी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। कितनी गोली आपको लगी थी? पहली गोली कान को फाड़ के निकली है, ये मुझे नहीं पता, मैं कब, मुझे नहीं पता। उसके बाद 3-4 गोली मुझे ये पता है फायर हुई है, मेरी बैरल से निकली है, ये मुझे कंफर्म है। उसके बाद जब गरम गरम खून गर्दन से निकलना शुरू हुआ और जो दर्द था वो महसूस होना शुरू हुआ, हाँ, तब मेरी आंख खुली। तो मैंने कहा कि थैंक यू, हेडशॉट था, बच गए। फिर मैंने अपने बड्डी को ढूंढा सबसे पहले, बड्डी किधर है। तो बड्डी बाहर जा चुका था, भाग चुका था। अच्छा। अब रूम में मैं अकेला हूं और 4 टेररिस्ट हैं। और टेररिस्ट भी मेरे से ज्यादा जो डिस्टेंस है 10 से 12 मीटर ही है, उससे ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है हमारे बीच की। उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे पता है। तो मैंने जो दर्द था उसको मैंने कारपेट में पूरी उंगलियां, पूरी हाथ में जकड़ लिया ताकि मैं उस दर्द को शिफ्ट कर सकूं। उसके बाद फिर मैंने वेपन को थाई पे लिया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मूवमेंट का पता है क्या होने वाला है। क्योंकि वो लोग आएंगे, मुझ तक आएंगे और वो कंफर्म शॉट लेंगे, वो होगा शॉट, हेड शॉट, या फिर चेस्ट के ऊपर मारेंगे गोलियां, वो लेटे हुए को मारेंगे। मुझे ये ये कंफर्म था मुझे कि अब जो नेक्स्ट मूवमेंट है ये होने वाला है। तो उस नेक्स्ट मूवमेंट से मुझे बचना है। तो मैंने वेपन को थाई पे लिया और देखा कि कहीं पे कवर लेने के लिए जगह है। तो मुझे दिखाई दिया कि सोफा और दीवार है, उसके बीच में थोड़ी जगह है। तो वहां पर मैं, आपको कई गोलियां लग चुकी हैं? अब तक एक शॉट था मेरे। अच्छा, अभी एक ही था। तो फिर मैंने सरक के उधर जाके मैं सोफे के और दीवार के बीच में जाके कवर लिया। फिर मैंने अपने हाथ का इसको देखा तो पूरा उखड़ चुका था, पूरा मांस का लोथड़ा यहाँ पे लटका हुआ था, हाथ पूरे मेरे ब्लड में हो गए। फिर सोचा कि अब एंगेज करना जरूरी है, अगर एंगेज नहीं किया तो वो मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग करते हैं, सब पार्ट है, सब आपको बताया। यस, सब चीजें हमें ट्रेन किया जाता है, वेल ट्रेंड एकदम से। वर्ल्ड टफेस्ट, वर्ल्ड कहूँ कि डेंजरस स्पेशल फोर्स है मार्कोस।
तो वन ऑफ द वर्ल्ड डेडलीस्ट फोर्स भी है, डेंजरस भी है। पेशेंस में भी अगर हम बात करें तो मार्कोस के बराबर शायद ही इक्का दुक्का फोर्स टिकती हो। समस्या यहाँ पर थी कि मैं सब इक्विप्ड था, मेरे पास कम्युनिकेशन सेट नहीं था, मेरे पास हेलमेट नहीं था, मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट जो थी वो AK-47 के लिए थी ही नहीं, और जो वेपन मुझे मेरे पास में था वो भी अप्रोप्रिएट नहीं था कि वो जो वेपन है मेरे पास AK थी, जबकि मेरे पास में CQB वेपन होना चाहिए था क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए, वो यूनिट में थे ही नहीं चीज। तो पिछली जो सरकारें रही हैं देश के अंदर वो इस तरह की सरकारें रही हैं कि उन्होंने सैनिकों के ऊपर और सैनिकों के साजो सामान जो रहता है सैनिकों का, मैं फिर से आऊंगा कि जो पिछली वाली सरकारें थी उन्होंने सैनिकों के लिए कभी कुछ ज्यादा खास किया नहीं। उनका जो साजो सामान रहता है वॉर के लिए, लड़ने के लिए चीजें रहती है, वो उतनी ज्यादा डिप्लॉय नहीं किया, उतनी ज्यादा कभी खरीदी नहीं गई। आज की अपेक्षा अगर हम बात करें तो आज हमारा जो सैनिक है ज्यादा इक्विप्ड है कंपेयर टू 2008। तो उस समय पर ऐसे ही था। तो मुझे पता था कि अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करूंगा तो ये जैकेट रोक नहीं सकती है की गोली को। कम्युनिकेशन है तो मैं अपनी टीम को बता नहीं सकता कि मैं फंसा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने फिर उनको एंगेज करना शुरू किया। तो काफी देर तक मैं सिंगल शॉट में फायर करता तो वो मेरे ऊपर बस्ट में फायर करते हैं। अच्छा। पूरा का पूरा, वो 4 थे, मैं अकेला। हमारी काफी देर तक फायरिंग चलती रही। तब फिर मुझे लगा कि तैयारी पूरी और आप उनके निशाने पे। मैं तो बिल्कुल क्लोज रेंज में, मैं अकेला ही हूँ। अब मेरी टीम दरवाजे के बाहर है तो मेरी टीम पूरी सुरक्षित है टेररिस्ट से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ मुझे होता है तो सीधा सीधा हमला उनके ऊपर होगा। ग्रेनेड भी अगर एलवे है जो कॉरिडोर है उसके अंदर अगर उन्होंने ग्रेनेड भी फेंका तो पूरी टीम मारी जाएगी, छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ग्रेनेड दरवाजे के पास भी फाड़ा जाए तो दरवाजा टूट जाएगा तो गेस्ट हॉस्टेज सिचुएशन सेम बन गई। तो अब मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक टिकना है कि इनको कैसे ज्यादा देर तक एंगेज करके रखो और इनमें से किसी को मार भी सकूं। वो चीज कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रही, गोलियां चला रहा हूं मैं। अब क्या हुआ कि मुझे लगा कि अब मैं इनको ऐसे नहीं मार सकता। तो फिर जो मैंने नेक्स्ट निर्णय लिया ये था कि अब मैं इनके ऊपर ग्रेनेड से हमला करूंगा, और यहाँ पर अब मेरे पास में कोई समय नहीं है। अब यहाँ पर मुझे मरना पड़ेगा देश के लिए। मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब आप क्या निर्णय लोगे ऐसे में? तो फिर मैंने ग्रेनेड निकाला, शहादत का फैसला लिया। कोई ऑप्शन नहीं है अब यहाँ पर आपके पास में। कितनी देर तक लड़ोगे आप? आपका ब्लीडिंग तो कंटिन्यू है ना, ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो आप कितनी देर तक टिके रह सकते हो? और खतरा बरकरार, खतरा तो है ही है। तो फिर मैंने निर्णय लिया और मैंने ग्रेनेड उनकी तरफ लॉब किया। तो ग्रेनेड बिल्कुल सही जगह जाके गिरा, कंफर्म हुआ। तो मैंने फिर सर को कवर किया कि चलो, क्योंकि ब्लास्ट होगा तो आग लगेगी, पूरा सेटल्ड, पूरी तरह से रूम फटेगा यहाँ पर। तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद हमने आशा छोड़ दी ग्रेनेड फटेगा, क्योंकि वो ग्रेनेड फुस हो चुका है। ये हमारे देश में दुर्भाग्य है, प्लस जो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं देश में, जिसने वो ग्रेनेड बनाया है, किस लॉट से आया, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल सीधी खिलवाड़ है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा, हम लोग कहते हैं ना कि इंडियन मेड सामान है, तो वही प्रोवोक करते हैं, इंडियन मेड है। तो हमने कहा कि इंडियन मेड था, नहीं फटा। उसके बाद फिर कुछ फायरिंग, मैंने गुस्सा आया, फिर मैंने दबा के फायरिंग की। तब तक मेरी टीम ने सोचा कि प्रवीण तेवतिया अंदर शहीद हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया, अंदर टीयर गैस का शेल ठोक दिया, ग्रेनेड। वो ग्रेनेड जो था बिल्कुल सीधा आके मेरे पास में रोल होकर मेरे पास आके एक्सप्लोड हुआ। अब वहां पर मुझे सफोकेशन शुरू हो गया, आंखों से पानी जाना शुरू हुआ, खांसी आई। फिर जैसे ही खांसी आई तो उन्होंने लोकेशन यहीं पे है, तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर अंधाधुंध बर्स्ट में फायरिंग की। तो अब मैं समझ चुका था कि अब यहाँ से जिंदा तो बच नहीं सकते। तो मैंने ईश्वर को याद किया। अच्छा, ये वो लम्हा है, हाँ, जिसमें आप ये मान चुके थे कि खत्म, हाँ, जिंदगी मेरी खत्म है, यहीं पे बात, सब कुछ यहाँ पे है। तो अगर दुनिया की कोई ताकत भी आ जाए, वो मुझे वहां से बचा नहीं सकती थी। सिचुएशन ही ऐसी थी। क्या सोचा आपने? अब बताइए। अब मैंने सोचा कि अब यहाँ पे खत्म कहानी है।
किन किन का ख्याल आया होगा? किसी का देश कोई का? ख्याल नहीं। देश का ख्याल था, लोग उन टेररिस्ट को मारने का ख्याल था, और कोई ख्याल नहीं था। ये पिक्चर वाली चीज सीन है जो आप बता रहे हैं। रियल सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियल सिचुएशन में ना माँ याद आती है, ना भाई याद आता है, ना बापू याद आता है, ना पत्नी याद आती है, ना बच्चे याद आते हैं। आप रियल सिचुएशन में हो तो आपको चीजें रियल ही दिखाई देंगी। जो चीज चल रही है वही सिचुएशन में आपको रखना पड़ेगा आपको, और नहीं तो अब छोटी सी मिस्टेक आपको इस दुनिया से विदा कर देगी। तो पिक्चर वाली चीजें जो आपको दिखाई जाती हैं वो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये रियल घटनाएं चल रही हैं, रियल नहीं है। फिर मैंने वहां पर एक ही निर्णय लिया कि यहाँ बैठे बैठे ऑक्सीजन कट ऑफ होगी, उससे मरने से बेहतर है कि एक योद्धा युद्ध करते हुए मरता है। जो देश के लिए आखिरी सांसें होंगी वो लड़ते हुए मरूंगा। कंफर्म है, डेथ तो सर्टेन है कि दुनिया की कोई ताकत उस दिन रोक नहीं सकती थी। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने हिप पे वेपन लिया और एरिया को स्वीप किया मैंने, जिस दर से मेरे ऊपर गोलियां आ रही, जिधर टेररिस्ट थे। तो उस जब स्वीप किया तो एक टेररिस्ट मेरे यहाँ गोलियों से मारा गया। तब तक मुझे 4 और गोलियां लगी। जो एक गोली थी वो चेस्ट के आर पार निकली। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ चुका था, तो दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। मैं जाके जो कॉरिडोर है उसमें जाके मैं गिरा। टीम थी, उन्होंने संभाला। मैं अपना कॉन्शियस था, मैं खो चुका था। फिर उन्होंने मुझे लेकर नीचे आए तो जो ताज का जो गेट है, मेन गेट नीचे, उसमें से जब वो मुझे निकाल रहे थे तब कैमरे की लाइट्स मेरे आंखों पे पड़ी, तो मुझे दोबारा होश आया। तो फिर मेरे हाथ में तो एक वेपन था, तो मैंने हाथ उठाने की कोशिश की। जो कॉन्शियस जहां से बेहोश हुआ वहीं पे जाओगे ना आप, तो मैं हाथ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ नहीं उठा पाया। आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आंख नहीं खोल पाया। दर्द इतना ज्यादा था कि आप सह ही नहीं सकते इतना, बस आप वेट कर रहे हो पता नहीं किसका। बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो बोल नहीं पाया। तब तक उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में डाला। तो मेरे एक साथी थे, उन्होंने कहा कि डीप ब्रीथ, क्योंकि अभी तक उनको इसी शॉट का पता था, तो पूरे फेस पे ब्लड ही ब्लड था, तो उनको लगा हेड शॉट है। तो मुझे डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो। तो फिर अश्वनी हॉस्पिटल है नेवी का, वहाँ पर मुझे लेकर गए। वहाँ पर मुझे जो आपका हॉस्पिटल में हम कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आईसीयू नहीं, मैं भूल गया, डिस्पेंसरी। तो जब मुझे वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचे, फिर उन्होंने मुझे डिस्पेंसरी में शिफ्ट किया। डिस्पेंसरी में जब उन्होंने मेरे कपड़े, ड्रेस जो थी उसको फाड़ा, तब उनको ये शॉट दिखा। तो पूरा लंग्स जो था पूरा बाहर फेंक दिया था गोली ने। 4 रिब्स टूट गए थे और यहाँ से पूरा छाती से ना फुहारा चल रहा था। तो पूरी डिस्पेंसरी में ब्लड ही ब्लड हो गया था पूरा। उसके बाद तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि AK-47 की थी। तो उन्होंने पूछा नाम क्या है, नाम क्या है। तो फिर मैंने उनको बोला कि तेवतिया। फिर उसके बाद मेरे से एक लास्ट वर्ड निकला कि मैं मर रहा हूँ। खत्म थी कहानी। फिर मुझे शाम को 4:30 बजे के आसपास होश आया, तो मैं अपने आप को आईसीयू में मैंने पाया। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि 3 से 4 दिन का मेहमान है। मेरे बड़े भाई थे, वो पहुंच गए थे वहाँ पे। आपके बड़े भाई भी सेना में, भारतीय सेना में सेवा जी जी जी। तो वहाँ पे पहुंचे धर्मेंद्र तेवतिया। जी जी। तो उन्होंने चीज़ों को संभाला, मेरे साथ रहे। 19 दिन में आईसीयू में रहा। डॉक्टर्स का तो यही था कि ये जिंदा बचेगा नहीं, क्योंकि लंग्स पूरा डैमेज हो चुका था और एक ही लंग्स में मैं सरवाइव कर रहा था। तो पूरे ड्रेनेज अंदर डाले हुए थे, चला ही नहीं जाता था। 2 से 3-4 लोग मुझे बैठाते थे, चलाते थे। तो उस जगह से और यहाँ तक का सफ़र मेरा लंबा रहा है। उसमें 185 लोगों के साथ साथ उस रूम से एक रक्षक बैग उस रूम से रिकवर किया गया। उसमें 500 AK-47 के राउंड थे, 16 हैंड ग्रेनेड थे, ड्राई फ्रूट्स थे, करेंसीज थी अलग अलग कंट्रीज की, कार्ड वगैरह थे, क्रेडिट कार्ड थे। तो उस रक्षक बैग में वो छोड़कर भाग गए थे। तो उस रूम से वो सब रिकवर किया गया। ये बात इस ऑपरेशन की हो गई। बात 31 की, जो सम्मान, शौर्य सम्मान आपको हालांकि शौर्य चक्र विजेता है आप, लेकिन एक 30 जो कहीं ना कहीं दिखती है, क्योंकि आप बुलंदशहर से आपका ताल्लुक है और जब हमारी बातचीत हुई थी कई बातें आपने कही थी, वो बातें भी आप रख सकते हैं। साथ ही तहव्वुर को लेकर आप
कैसे इसे देखते हैं? आप उसको लेके आए हैं, एनआईए लेके आई है हमारे पास। देखिए क्या है, मेरे अंदर कोई टीस और ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। मैं अपने जीवन में इतना डिसरेस्पेक्ट देख चुका हूँ कि अब उन सब चीज़ों से मैं उठ के बात करता हूँ। मेरे अंदर कोई पीड़ा नहीं, कोई सम्मान की भावना नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा। सब कुछ शून्य है अब कुछ यहाँ पर। मैं शून्यता में जीता हूँ और हर चीज़ को मैं शून्य भाव की तरह ही देखता हूँ। क्या जो सम्मान का डिजर्व, आप सम्मान जो डिजर्व करते थे, जिसके हकदार आप थे, वो सम्मान आपको मिला है? तो मैं आपको वहीं से आ रहा हूँ कि इतना डिसरेस्पेक्ट मैं झेल चुका हूँ, इतना देख चुका हूँ सेना के अंदर जो मेरे साथ हुआ। पूरी जो यूनिट थी वो तो चाहती थी कि तेवतिया कल मर जाएगा तो ग्लोरी मिले। जो हमारी पकाई हुई खीर थी वो तो कोई दूसरी यूनिट उठा कर ले गई ना। जो हमने काम किया पूरा का पूरा ताज के अंदर, क्योंकि शुरू में आप गए। शुरुआत मैंने तो शुरू का ही झटका होता है ना, शुरू का ही फोर्स है, शुरू में आप झेल गए। पूरा का पूरा ताज होटल हमने खाली करवाया था, ओल्ड हेरिटेज विंग हमने पूरा खाली करवाया था, लेकिन जो हमने हांडी में जो खीर बनाई थी पकी पकाई, वो कोई दूसरी टीम खाकर चली गई ना बाद में। तो जो ग्लोरी थी, प्लस उनके कुछ लोग शहीद हो गए, तो उनके कुछ लोग शहीद हो गए तो मेन ग्लोरी किसको मिली? मुंबई पुलिस को मिली, क्योंकि उनके टॉप ऑफिशियल्स थे वो शहीद हो गए। फिर एक और यूनिट थी एनएसजी की, उनके कुछ लोग शहीद हो गए। तो मेन जो चीज है, एनआईए चीफ हेमंत करकरे भी, एटीएस चीफ, एटीएस चीफ, एनआईए में भी रहे हैं। हाँ एनआईए तो बाद में गठन हुआ है हाँ, एनआईए का, तो एटीएस में चीफ। एटीएस चीफ। लेकिन बात यहाँ पर होती है शहादत की। शहादत होती है तो ही ग्लोरी मिलती है। अगर आप जिंदे हो और आप काम कर रहे हो तो आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला। बात है कि डेड बॉडी है कि नहीं है। अगर डेड बॉडी है तो उस पर काम किया जा सकता है, उसको दिखाया जा सकता है, उसके ऊपर रोया जा सकता है, उसके ऊपर कई सारी चीजें की जा सकती हैं। अगर मैं मर जाता तो मेरे माँ के सामने, बाप के सामने कैमरा लगाया जा सकता था, माइक ठोका जा सकता था मुंह में, बोलो अब कैसा लग रहा है। बेटा आपका शहीद हो गया तो एक ही नारा लगता, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रवीण तेवतिया तेरा नाम रहेगा। वो नारे नहीं लगे एक्चुअल में, तो ना तो किसी को बोलने का मौका मिला किसी भी तेवतिया के बारे में, ना ही उसकी स्टोरी पे कभी काम किया गया, क्योंकि बंदा तो जिंदा है। अगर जिंदा है तो स्टोरी पे काम कैसे हो? मर जाता, शहीद हो जाता तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से हम एक डेड बॉडी को दिखा सकते हैं देश के सामने कि यस हमने कुछ किया है। वो चीज नहीं हो पाई वहां पर, तो इसलिए मार्कोस को, नेवी को वो ग्लोरी नहीं मिल पाई। तो ये टीस जो थी मेरी यूनिट में भी थी। अब इसका जो आगे आने वाला जो समय था ये मैंने झेला, क्योंकि उनको तो डेड बॉडी चाहिए थी, और डेड बॉडी मिली नहीं तो ग्लोरी नहीं मिली। अनफिट माना गया। अनफिट तो मैं हो ही गया, मैं तो फेफड़ा फट गया तो मैं तो अनफिट ही हो गया। एक कान से सुना ही नहीं, मैं देना बंद हो गया तो मैं वैसे अनफिट हो गया। अब मैं गोताखोरी कर नहीं सकता, मैं डीप सी डाइवर हूँ, 75 मीटर में क्वालिफाइड था, अब मैं तो कर नहीं सकता। तो मेरी जो डिप मनी बनती थी, जो अलाउंस था डिप मनी का जो बनती थी हर मंथली, वो बंद होगी। वो भी मेरी 11 से 12 हजार थी, वो मेरा नुकसान हुआ। मेरे प्रमोशन रोक दिए गए क्योंकि मैं इंजर्ड हो गया। मेरे जूनियर मेरे सीनियर बनते चले गए, मुझे उनको सर कहना पड़ता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतना सब कुछ करके, देश के लिए अपने आप को बर्बाद करके, डिसेबल करके, अपने परिवार को बर्बाद करके, अपना भविष्य बर्बाद करके, मुझे ये मिला कि मुझे रोज ताने सहने पड़ते थे, रोज मुझे डिसरेस्पेक्ट का सामना करना पड़ता था, रोज मुझे लंगड़ा, लूला, बहरा कहा जाता था। तो ये चीजें काफी लंबे समय तक चली। मैं 2017 में मैं रिटायर हुआ। 2017 इंसिडेंट हुआ तो 2017 में रिटायर हुआ। उसके बीच में अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाए। ट्रीटमेंट के लिए मुझे ताज ट्रस्ट के ऊपर पास जाना पड़ा और वहां से मुझे मदद लेनी पड़ी। मेरे 3 बड़े ऑपरेशन बॉम्बे हॉस्पिटल में हुए, वो भी प्राइवेट हुए। वो भी उसका जो पूरा का पूरा जो बिल था वो टाटाज ने क्लियर किया। तो मैं तो सेना में रहकर भी मैं बाहर से अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सहारा लेना पड़ रहा है। तो मैं कहा, मैं पिलर टू पोस्ट भागा हूँ, कोई सहायता नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेला, हारा हुआ, थका हुआ और हर तरह से टूटा हुआ। फाइनेंशियली टूटा हुआ, इमोशनली टूटा हुआ, फिजिकली टूटा हुआ, साइकोलॉजिकल टूटा हुआ, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो उसके बाद सब कुछ तो सेटल्ड हो गया। पूरी लाइफ ना ऐसे बैंग की तरह बजती थी पूरी रात में। तो कई बार ऐसा खड़ा हो जाता था मैं एकदम से, क्या हो गया जीवन में। छत पे बैठ बैठ कर रोता था पूरी पूरी रात में।
हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने तो लोगों की जान बचाई। अगर जान बचाने का श्रेय ये है तो सौर्य चक्र से मुझे सिर्फ 1,500 रुपए मिलते थे, मेरा नुकसान हुआ 11 से 12,000 का। उससे कंपनसेट कैसे कर सकते हो आप? और जो अंग भंग हुए उसको कौन देगा? कोई फेफड़ा दे सकता है मुझे अपना? कोई कान दे सकता है अपना? मैं 4 साल तक मैं जहाज सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता था। मैं एक हाथ मेरा ऐसे लटका रहता था, हर तीसरी ब्रीथ खींचनी पड़ती थी मुझे। हर तीसरी ब्रीथ नहीं जी पाता था मैं। मुझे पता है मैं कैसे कैसे जिया, कैसे कैसे मैंने काम किया। अभी भी 100 से ज्यादा स्प्लिंटर मेरी चेस्ट के अंदर है, और अभी भी डायफ्राम और अरोटा के बीच में पार्टिकल है, फ्रेगमेंट है, जो ब्रीथ के साथ ऊपर आता है और ब्रीथ के साथ नीचे आता है। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए ना वो, तो मैं यहीं मर जाऊंगा, क्योंकि वो पूरे जो सिस्टम है पूरा वो उसको फाड़ देगा अंदर से। तो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी। तो मैं तो एक पल के लिए जीता हूं, बस करंट पल में जीता हूं। मुझे पता है वैसे तो सबको ही मरना है, मुझे तो ये पता है कि मैं तो कभी भी जा सकता हूं, और उसके बाद भी मैं अपनी जिंदगी को बिंदास तरीके से जीता हूं। तो ये यहां से, ये सफर से यहां तक का सफर बड़ा लंबा रहा, बहुत लंबा सफर रहा, लेकिन ये पूरा सफर अकेले का रहा। और इसमें मेरा जो पार्ट कहे, जो मेरा भाग रहा, वो मेरा परिवार और मेरी पत्नी रहे, जिन्होंने पूरा मेरा जो पिलो रहता था पूरा खून में और पस में भीगा रहता था। ये पूरा आप विश्वास नहीं कर सकते, जैसे जैसे दिनों से एक नर्क से मैं निकला, पूरा का पूरा नर्क था मेरे लिए वहां पर सब कुछ जीवन, और सारी चीजें मैंने झेली है, यहां तक पहुंचा हूं। आप तहव्वुर की बात कर रहे हो तो मुझसे पूछो ना कि मैंने क्या योगदान नहीं दिया। और आज पहले था एक बंदा जिस टेररिस्ट को पकड़ कर लेकर आए थे आप, 53 से 55 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किए, 2.5 करोड़ का बुलेट प्रूफ रूम उसके लिए बना कर दिया। कसा कभी मेरे से पूछा कि प्रवीण तेवतिया, तुम्हारे घर पे छत, तुम्हारे सर के ऊपर छत है क्या? कभी पूछा किसी ने? योगी जी ने पूछा, मैं तो यूपी का ही हूं, पिछले 2 बार से हैं, तीसरी बार आए हैं, नहीं आए। कभी बुलाकर पूछे तेवतिया जी कैसे हो, उन गोलियों का दर्द कैसा जो आपने देश के लिए खाई है? मोदी जी से जाकर पूछा, मोदी जी क्या मेरा नाम जानते हैं कि तेवतिया है कोई जिसने इतना बड़ा शहादत दी है, इतना सब कुछ किया? उसके बाद मैंने अपने आप को दोबारा खड़ा किया। 2012 से मैंने दौड़ना शुरू किया। डॉक्टर ने बोला था कि तुम जिंदगी भर दौड़ नहीं पाओगे, जिंदगी भर तैर नहीं पाओगे। हमने कहा वही करना है जो तुमने कहा, वही करेंगे जो तुमने नहीं करने के लिए कहा है। दौड़ा मैं 2012 से, और आज मैं रोज 10 से 11 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ। 100 से ज्यादा मेरी हाफ मैराथन्स है, 40 के आसपास मेरी फुल मैराथन्स है। 4 बार मैं आयरन मैन ठोक चुका हूँ। देश में सेना है, ट्राई सर्विसेज है, ट्राई सर्विसेज में आज तक के इतिहास में पहला व्यक्ति हूं जिसने आयरन मैन टाइटल अर्न किया। आयरन मैन, जहां पर आपको 3.86 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर रन बैक टू बैक करने पड़ते हैं 17 घंटे के अंदर। 14 घंटे और 19 मिनट में खत्म करके मैंने टाइटल अर्न किया। कि तुम कहो कि मैं अनफिट हूं, ये तुम कागज का पुड़िया अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। एक कागज का टुकड़ा मेरा भविष्य नहीं बदल सकता, और ना ही मेरा भविष्य तय करेगा। मेरा भविष्य मैं तय करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम मुझे अनफिट कहोगे, मैं अनफिट हूं। तुम्हारे डॉक्टर कहेंगे अनफिट, तो डॉक्टर खुद फिट होकर आ जाए ना मेरे पास में, मेरे साथ दौड़ कर दिखा दे। इस देश का कोई भी डॉक्टर आ जाए मेरे पास, साथ में दौड़ कर दिखा दे। और जो ये कहता हो कि तुम अनफिट हो, आ जाओ भाई मेरे साथ में। वो भी तब जब एक ही फेफड़ा है, एक फेफड़े से दौड़ता हूं मैं आज। आप बात कर रहे हो, फिर एक दामाद को लेकर आए हो आप, इसके ऊपर भी कम से कम 100 करोड़ खर्च करोगे। और पूछताछ में क्या निकलेगा? अंडा। छोटा बच्चा है क्या वो, जो आप पूछोगे बता देगा? वेल ट्रेंड है वो, उससे पता नहीं कितनी सिचुएशंस देखी हैं आज तक, कितने लोगों को ट्रेन किया है। आप उसको ब्रेक कर पाओगे? छोटा मोटा कसाब थोड़े है वो। एक कसाब था, उसको आपने कपड़े गिफ्ट दे दिए, ईद पर तो टूट गया, रो पड़ा। ये थोड़ी है तुम्हें रुला देगा ये तुम्हें कुछ भी नहीं। एनआईए हो, कोई भी हो, एनआईए हो, चाहे आपकी फेडरल ब्यूरो, एफबीआई हो, कोई भी हो, वो ऐसा बंदा थोड़ी है जो आपको कहोगे टूट, नहीं बोलेगा कुछ भी। मास्टरमाइंड है, नहीं टूटेगा। आप उसको क्या करोगे फिर लास्ट में? खिलाओगे, पिलाओगे, उसको सिक्योरिटी दोगे, सब कुछ दोगे, सबसे अलग आपको उसको रखना पड़ेगा।
अलग से रूम उसको गिफ्ट करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे जो किसान है यहाँ पे जो उगा रहे हैं उसकी रोटी आप उसको खिलाओगे, लोग जो टैक्स दे रहे हैं उसका पैसा उसके अंदर ठोकोगे, जो मेडिकल फैसिलिटी नॉर्मल किसान को, जनता को, आम मजदूर को नहीं है, टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटी आप उसको दोगे, मरने भी नहीं दोगे उसको और वैसे भी नहीं मारोगे, तो करोगे क्या उसका आप? मेरी मेरी मुझे समझाइए, क्योंकि मैं जुडिशियल ट्रायल देखता हूं ना, मैं खुद एडवोकेट हूं दिल्ली हाई कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट, 30,000 कड़कड़दूमा, सारे मेरे देखे हुए सब में पैर मेरे घिस रहे हैं ना, मैं जो जानता हूँ जोते घिसते हैं मेरे। एक जो जज्बा है वो तो सभी ने देखा है, ऐसा नहीं है, देश जानता है प्रवीण तिवतिया जी को। देश नहीं जानता देश है, जानता है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी जानते हैं तो देश जानता है। उनके पास समय किसके लिए है? बॉलीवुड वालों के लिए। उनके पास समय किसके लिए? क्रिकेटर्स के लिए। किसी सैनिक को बुलाकर उन्होंने बोला है कि प्रवीण जी कैसे हो, तेवतिया जी कैसे हो, आपने इतना बड़ा सब कुछ कैसे कर लिया? मैं देश का पहला डिसेबल्ड पर्सन हूं जिसने मैराथन दौड़ कर दी, पहला हूं मैं, आज से पहले कोई नहीं था और पहला ही सैनिक हूं मैं जिसने मैराथन जैसी डिस्टेंस, जिसमें पूरा फेफड़ा बाहर आ जाता है, और आज से 2500 साल पहले एथेंस में ये सब चीज हुई थी, और आज 2500 साल बाद एक सैनिक है जो फटे हुए फेफड़े के साथ में 42 किलोमीटर दौड़ कर दिखाता है और हर साल 4-5 मैराथन दौड़ लेता है। तो इनके पास समय कहाँ है किसी के लिए? सैनिक के लिए समय है ही नहीं। योगी जी के पास समय है? बुलडोजर से उन्होंने कितने घर को ढाया होगा, कभी किसी का घर बना कर दिया? मैं राजनेता नहीं हूं, मैं एक सैनिक हूं। मैं भावनाओं को जानता हूं कि घर कैसे, जिसका घर टूटता है उसके दिल पे घर कैसे बनाया जाता है। किसी सैनिक के लिए कुछ पॉलिसी लेकर आए हैं कोई? मोदी जी लेकर आए हैं क्या कोई सैनिकों के लिए पॉलिसी? योगी जी को पॉलिसी लेकर आए हैं? डीएम साहब ने कुछ किया है? हमारे बुलंदशहर के डीएम है, एसएसपी ने कुछ सुविधाएं दी हैं? अगर मुझे डीएम से मिलना है तो मुझे नॉर्मल लाइन में जाकर मिलना पड़ेगा, तो फिर मैं क्या हूं? मैंने जो इतना सेक्रीफाइस किया है वो तो सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ जीरो है। इसका मतलब तो यही है ना, अगर मुझे मोदी जी से मिलना है तो मुझे नॉर्मल से भी नॉर्मल लाइन में लगना पड़ेगा। नहीं है वहां पर मेरे लिए कोई सुविधा, नहीं है मिल सकता मैं जाकर किसी से। अगर मुझे रक्षा मंत्री से भी मिलना है तो नहीं मिल सकता मैं जाकर, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। तो मैं अब क्या करूं जब मुझे देश में यही अधिकार नहीं है, गैलेंट्री अवार्डी होने के बावजूद, कि मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं है, मेरे पास कोई चैनल ही नहीं है, तो मैं करूं क्या? तो यहां पर तो यही हुआ कि ये तो थैंकलेस जॉब है। मैं कहूं बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपके लिए गोली खाई, थैंक यू, अब मेरी नेक्स्ट जनरेशन खाएगी। तो नेताजी खुद अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? आईएएस आईपीएस अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते फौज में? एक बिजनेसमैन अपने बच्चों को फौज में क्यों नहीं भेज रहा? आप दो भाई हैं, दोनों फौज में। हमारा तो पूरा चाचा ताऊ के सब लोग हम फौज में, पूरा गांव एवरेज, हमारे घर से गांव से पूरा एवरेज हर घर से फौजी है। हमने तो देश को दिया ही दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि किया क्या? एक टेररिस्ट के लिए इतना सब कुछ और सैनिक के लिए मैं कहूं एक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक थैंक यू भी नहीं। थैंक यू बोल दो यार, उसी से हमारा दिल गदगद हो जाता है। मैं कहता हूं अब तो थैंक यू भी नहीं चाहिए, अब आप बस शांत रहें, जो आप करते रहे वो करते रहें, जो मैं कर रहा हूं वो मैं करता रहूं। मैं देशभक्त हूं, उसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज मैं पेन से लड़ाई लड़ रहा हूं, लोगों की आवाज बन रहा हूं। लड़ाई जारी है। पहले मैं बंदूक के साथ में देश की सेवा कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, अब कलम से लड़ रहे हैं, प्लीडिंग करते हैं, लोगों की आवाज बनकर उनकी आवाज को जुडिशरी तक पहुंचाते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं। तो इसमें क्या गलत है? मैंने अपना रास्ता खुद चुना। एक भी जगह पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर मुझे दिया है कुछ कि भैया हमने आपको स्पॉन्सरशिप दी, बता दो मुझे। जीरो। सरकार ने कोई स्पॉन्सरशिप दी हो? जीरो। किसी कंपनी ने कोई स्पॉन्सरशिप दी हो? जीरो। सेना ने कोई स्पॉन्सरशिप दी हो? जीरो। स्टेट ने कोई स्पॉन्सरशिप दी हो? जीरो। स्टेट ने अलग से कुछ सम्मान दिया हो इतना करने के बाद? जीरो। कोई मेरे घर पे आज तक कोई पॉलिटिशियन मिलने आया हो? जीरो। कोई सेना के बड़े अधिकारी मुझे मिलने के लिए बुलाया हो? जीरो। कभी प्रधानमंत्री ने बुलाया हो? जीरो। पीएमओ में 250 से 250 बार फोन कर चुका हूं कि मैं किताब में मोदी जी को गिफ्ट करना चाहता हूं। 26/11 पर मैंने अपनी किताब लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। आप किताब का नाम बता दीजिए। 2611 ब्रेव हार्ट, माई एनकाउंटर। अमेजोन पर अवेलेबल है,
और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप लोग खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें अंदरूनी चीजें लिखी है पूरी। जो मेरे अनुभव रहे हैं मैंने लिखे हैं, जो जो मेरे साथ में बाद में हुआ वो सब चीजें लिखी हैं। मैं सफर लिखा है, पूरा सफरनामा है मेरा। शौर्य और पीड़ा का सफर। पीड़ा नहीं है मेरे अंदर कोई भी, टीस का सफर कह सकते कोई टीस नहीं है मेरे अंदर। मैं जो हूं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं। मेरे अंदर ना पीड़ा है ना टीस है, वो सब चीजें बहुत पहले बहुत पीछे छोड़ चुका हूं। 2012 के बाद एक नए अवतार में आया हूं, अपने आप पे भरोसा जताया है, अपने ऊपर पूरा विश्वास करता हूं। जब मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूं तो काम खत्म हो गया ना। 2009 से और 2014 तक का जो लंबा सफर रहा उसमें मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। उसमें मैं एक कंप्लेन करने वाला व्यक्ति था, उसके अंदर बहुत ज्यादा टीस थी। 4 साल का जो सफर था उसमें मैंने यही सीखा कि नहीं, कंप्लेन मत करो, सॉल्यूशंस पे काम करो। कंप्लेंट से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन से काम होगा। तभी तो बता रहा हूं, यहां तक का सफर है। शिकायत से समाधान है। शिकायत है ही नहीं, अब शिकायत में करता ही नहीं। अब मैं पूरा का पूरा समाधान समाधान समाधान। ये समस्या है, समाधान क्या है, समस्या क्या है, समाधान। एक समस्या है तो मैं उसके लिए 4 से 5 समाधान खोज सकता हूं। तो मैं समाधान पे पिछले इतने सालों से काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। कोई टीस नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कोई, अब दूसरी बात, मुझे किसी से कोई आशा भी नहीं है। ना मुझे मोदी जी से कोई आशा है, ना मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कोई आशा है, ना मुझे किसी एमपी से कोई आशा है, ना मुझे एमएलए से कोई आशा है, ना योगी जी से, ना मोदी जी से, ना रक्षा मंत्री से, ना सेना से, ना किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, ना अडानी जी से, ना दुबई पोर्ट के सीईओ से। शून्य। आए तो वेलकम, ना आए तो अभी वेलकम। 26/11 में सैकड़ों परिवारों को जख्म दिया है। ऐसे में एक गुस्सा तो रहता ही है कम से कम कि हाँ, वो हमला किया, वो लोग आ गए हमारे यहाँ, घुसे, हम ही लोगों को बंधक बनाया, हम गोलियां चलाए, हैंड ग्रेनेड फेंके। ऐसे में अब जब ये राणा यहाँ आ गया तो एक फौजी के तौर पर आप बताओ कि कम से कम क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मेरा तो सिंपल फंडे है। देखो, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति है तो सिर्फ एक गोली का खर्चा आता है, खड़ा करो, हेडशॉट मारो, काम करो। इसलिए इतने बड़े नौटंकी करने की हमारे पास समय नहीं है। दूसरी बात है, एज ए फौजी मैं सोचता हूँ कि जब पाकिस्तान ने ऐसा किया और ये प्रूवन है कि पाकिस्तान ने किया, तो भाई तुम अटैक क्यों नहीं करते हो? ये तुमने पटाखे, इतनी सारी फौज, बड़ी फौज, हम देश विश्व की इतनी बड़ी फौज है, अरे भाई दिखाओ ना उनकी शौर्य की गाथा, लिखो, करो हमला। कौन रोक रहा है आपको? विश्व रोकने के लिए खड़ा हुआ है क्या आपको? रशिया को पूरा विश्व रोक पाया क्या यूक्रेन पर हमला करने के लिए? नहीं रोक पाया ना। फिर क्यों, किसका वेट कर रहे हो आप? इजराइल को गाजा पर हमला करने के लिए किसने रोका? नहीं रोका ना। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हो ना, आप इस पे काम ही नहीं कर रहे हो कि आप एक खराब पड़ोसी के साथ क्यों रह रहे हो भाई। आप या तो पड़ोसी बदल दो, या पड़ोसी का पूरा प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लो, उसको स्टेट बना दो, बेस्ट वे है। आप उसको स्टेट बना दो ना अपना। इतना बड़ा देश है, एक और पहले भी तो था ना, तो बना सकते हो आप, इजीली बना सकते हो उसको, एज ए स्टेट का दर्जा दे सकते हो। आप उसको खत्म करो, पुरानी सारी चीजों को। लाहौर कितनी दूर है, करो, पीओ के पूरा कब्जा लो। आपके पास कमी किस चीज की, मुझे ये बताओ। विल पावर की कमी है आपके पास में, उसके अलावा कोई कमी नहीं है। आपके निर्णय में कमी है और कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह जी थे, उनके वो निर्णय नहीं ले पाए, तो आप ले लो, कौन रोक रहा है? और आपसे नहीं होता है तो सिंपल सा फंडा मुझे दे, मैं कर देता हूं बराबर। एक दिन में लाहौर भी कब्जे में, आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है उस पे भी, सेना पर भी, सारे काम कर लेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमारी सेना बहुत ही सूरवीर है, हमारे जो जाबाज वीर है, विश्व में जाने माने योद्धा है। हमें उन पर भरोसा होना चाहिए। 1971 में एक निर्णय लिया गया, 2 टुकड़े कर दिए गए। नहीं, मैं तो तब भी मैं पुरानी चीजों को देखता हूं तो बांग्लादेश को स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए था, बांग्लादेश को खत्म कर देना चाहिए। अलग देश से बेहतर होता, देश ही नहीं बनाना था, उसको मर्ज कर देना था, उसको एज ए स्टेट का दर्जा दे देते। आपका ये मानना? मेरा मानना यही है, उसको एज ए स्टेट आप काउंट करते तो आज ये भी परेशानी नहीं होती कि हमें अपने जो 7 सिस्टर्स है उनके लिए हमें एक चिकन नेक का रास्ता निकालना पड़ता। अरे क्यों, चिकन ही हमारा भाई, नेक क्यों चाहिए हमें? चिकन पूरा ले लो ना, क्या कितनी दिक्कत है आप में? ये तो आप डर कर पीछे बैक फुट पर रह रहे हो, आप अपनी मर्जी से रह रहे हो।
आप अपनी शौर्य की और जो कीर्ति की और जो हम कहे आत्मविश्वास की बात है, तो करो ना, चिकन नेक को खत्म करो, चिकन और नेक सब अपना करो। तो निश्चित तौर पर ये प्रवीण तेवतिया जी हैं, जो ना सिर्फ नेवी की तरफ से उस रेस्क्यू टीम के हिस्सा रहे, बल्कि उन्होंने अपने सीने पर कई गोलियां खाई, और अब फिलहाल ये वो पूरी कहानी बता रहे हैं, साथ ही अपनी यात्रा बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि जब वो जिस नेवी में रहते हुए इन्होंने वो महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया, उसके द्वारा इनको अनफिट कहा गया, कई लोगों द्वारा इन पर तंज किए गए, टॉन्ट किए गए, तो ये फिर खड़े हुए और इन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आगे भी इस तरह के इंटरव्यूज अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए। नमस्कार। सही है ना? बढ़िया है। एक ओपनिंग होती है कि हम आप मुझे शौर्य चक्र। जो भी ओपनिंग है, मतलब जैसे अभी तुम मान लो इनसे मिले नहीं और आ गए, तो हम शॉर्ट बनाएंगे रास्ते में, एक तुम्हारे वहाँ पे कि पहले वो घटना बताओ। 40 मिनट का इंटरव्यू सीधा चलाएंगे, इसमें बीच में तो निकालने बस जैसे वो होता है भैया जहाँ जहाँ लोग बिल्कुल इन्होंने शानदार शानदार अपने उनके पॉइंटर काटी हाँ, वो तो कट जाएंगे। और 40 मिनट का तो ऑलरेडी है, फिर 1 घंटे से भी ऊपर जाएगा लोग। ना ना, वो 15 सेकंड ना दोनों को एक साथ स्टॉप